आज हम मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख राजा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था कि जो मौर्य साम्राज्य है उसका एस्टैब्लिशमेंट होता है 321 BC। 321 BC में मौर्य साम्राज्य नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को हरा करके उस वंश पे, उस जगह पे मौर्य साम्राज्य का स्थापना करता है। और जो स्थापना करने वाला है उसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य है उसका साम्राज्य 321 BC से लेकर के 300 BC के बीच माना जाता है। तो जो मौर्य काल का जो मौर्य साम्राज्य का पहला शासक हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि मौर्य वंश का स्थापना किया और तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे उसने अधिकार किया। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो इतिहास है वो काफ़ी विवादित है। किसी ने ये बोलता है कि वो शूद्र कुल का मतलब जाति का था, या कोई बोलता है कि वो एक सामान्य वर्ग का था। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो जस्टिन है एक इतिहासकार है, जो जस्टिन है वो मानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक सामान्य वर्ग का सामान्य परिवार का था, सामान्य वर्ग का था। ठीक है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो पिपलविन के मौर्यन से जुड़ा आता है। पिपलविन के मौर्यन से संबंध जोड़ा जाता है, ये इसके इतिहास है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था या फिर उसका जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? कौटिल्य था। खास करके वही कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखा था। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य, ये एक ही नाम है। आप कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या फिर चाणक्य कहिए, तीनों का नाम एक ही है। और उसने क्या किया था आप याद रखिए, इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था जिसमें मौर्यों की जो प्रशासन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। दूसरी चीज कि ये जो अर्थशास्त्र है वो कब हम लोग जाने, 1909 में ये क्या होता है कि पहली बार प्रकाश में आता है कि इस तरह के भी कुछ ग्रंथ हो, इस तरह की भी किताब है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय राजनीतिक शास्त्र को भी भली भांति जानते हैं। ठीक है। और फिर भी मिला गया। अब रही बात चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ाता, एक्सटेंड करता है और उसको मुक्तिदाता या विजेता के रूप में जानते हैं हम लोग। इसे मुक्तिदाता या विजेता के रूप में जानते हैं। इसे मुक्तिदाता या विजेता के रूप में भी जानते हैं हम लोग। खासकर इसने पंजाब और सिंध के इलाके जो हैं, पंजाब और सिंध के इलाके में अपना बहुत कायम किया। और इसी के काल में ही जो सिकंदर है उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर आता है और देखता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है अपने साम्राज्य को इतने ज्यादा बढ़ा रहा है, इससे भयभीत होकर वो युद्ध करने की नीति अपनाता है। जैसे ही आता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन प्रणाली था, जो सैनिक तंत्र का प्रणाली था, उसमें देखने के बाद ये अपने आप को क्या करता है, संधि करता है। और इस वजह से सेल्यूकस जिसको क्या था, सिकंदर का सेनापति
सिकंदर का सेनापति जो था वो आता है और संधि करने के बाद, संधि के बाद मैत्री संबंध को बनाता है, जिससे सिकंदर, जिससे सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी होती है, बेटी हेलेना, हेलेना से विवाह होता है। इसके बदले में सेल्यूकस ने पंजाब प्लस काबुल अफगानिस्तान का प्रदेश देता है, और साथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दे देता है। कितना? चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी उपहार में देता है। तो ये घटना रही थी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। दूसरी चीज याद रखिएगा, युद्ध हुआ था नंद वंश के अंतिम सम्राट, नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद के साथ, घनानंद, और घनानंद से भी मैत्री संबंध बनाता है, तथा साथ में इसकी बेटी जो है दूरधरा से, बेटी से विवाह करता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 विवाह किए थे, एक हेलेना जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, और दूसरा घनानंद की जो बेटी थी उससे विवाह करता है। क्योंकि देखिएगा उस समय इलाके ऐसे बन चुके थे कि जो भी राजा हुआ अगर युद्ध करता है तो उसके सामने 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन कि अगर युद्ध को जीतता है वो, या तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा या फिर आपको मौत मिलेगी। तो जो लोग सरेंडर कर देते हैं उसका दिन हो देते हैं, लेकिन कब स्थिति बदल जाए और कब दोबारा वो अटैक कर दे, इस वजह से मैत्री संबंध और साथ में जो वैवाहिक संबंध थे, शादी ब्याह करने का जो संबंध था, उसको इसने प्रचलित किया, और जिनसे भी युद्ध करता था सरेंडर के बाद में उनसे अपना शादी या मैत्री संबंध बनाता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य कहानी कुछ है। दूसरी चीज आप ये देखिएगा 305 ये जो होता है संधि जो होती है, सेल्यूकस निकेटर जो आता है भयभीत होकर देखता है कि भाई इसने अपने साम्राज्य इतना बढ़ा लिया। तो 305 बीसी में, कब? 305 बीसी में जो आप देखिएगा सेल्यूकस निकेटर यानी कि सिकंदर का जो सेनापति है वो संधि कर लेता है, और संधि करने के बाद इनके दरबार में एक राजदूत भेजता है। राजदूत भेजता, जिसका नाम क्या होता है? मेगास्थनीज। वही मेगास्थनीज जिसने क्या किया? किताब इंडिका लिखा। क्या लिखा? इंडिका पुस्तक लिखा। इस इंडिका से क्या हुआ? पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के जानकारी मिली थी। यही इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था, जिससे मालूम चला कि भाई ये जो इलाका है इसमें पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ में चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला में जाता है, और अपने अंतिम समय वो अंतिम समय श्रवणबेलगोला में जाता है, और जाने के बाद वहां पे जैन धर्म को स्वीकारता है और कैवल्य की प्राप्ति करती है। जाता है और जैन धर्म को अपनाकर कैवल्य की प्राप्ति करता है और अपने आप को मुक्त हो जाता है। ये कुछ रही कहानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में मैसूर के निकट श्रवणबेलगोला है। किसके निकट है? मैसूर जो साउथ में पड़ता है, उसके निकट श्रवणबेलगोला में जाता है और
उसको जो धर्म होता है जैन धर्म से होता है, और बाद में वो कैवल्य की प्राप्ति के लिए वो क्या करता है, अपने आप को मुक्त करता है। ठीक है, तो इसका जो कार्यकाल रहा था, आप देखिएगा कि 321 बीस से लेकर के 320 यानी कि 21 साल के दौर में इतना सारा काम करता है और अपने साम्राज्य को इतना ज्यादा बढ़ाता है। साथ में आप ये देखिए आगे हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में, नॉट फॉर बिंबिसार। बिंबिसार कौन था? मगध का जो हर्यक वंश का प्रथम सम्राट था, और इस मगध साम्राज्य का पहला जो वंश था जिसने स्थापित किया था वो बिंबिसार था। हम पढ़ेंगे बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा हुआ जिसका नाम था बिंबिसार, क्या हुआ? बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम क्या हुआ? बिंबिसार। बिंबिसार। ठीक है, इतना आज के लिए वीडियो।